हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमारी जो फिजिक्स की क्लासेस थी, फिजिक्स की क्लासेस में जो हमारी गॉस थ्योरम चल रही थी, उसकी 2 वीडियो हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी। और अ, 2 टाइप्स उसके हमारे हो चुके हैं। और ये हमारा गॉस एप्लीकेशंस में जो 3 टाइप्स हैं हमारे, उसमें ये लास्ट टाइप है हमारा। और लास्ट टाइप में ये जो वीडियो है गॉस थ्योरम की, इसमें हमारा आज का कंटेंट क्या है? ये कंटेंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन नॉन कंडक्टिंग प्लेट। यानी कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक प्लेट होगी जो नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग का मतलब है, आप जानते हैं कि जिसमें करंट फ्लो इजीली नहीं हो। एक तो होता है कंडक्टिंग, जिसको बोलते हैं चालक, और एक होता है नॉन कंडक्टिंग, जिसको बोलते हैं अचालक। तो यानी कि एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग प्लेट लेंगे जिसके ऊपर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको हेडिंग बता दिया है, बाकी मैं आपको हेडिंग एक बार और लिख देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन नॉन कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट। नॉन कंडक्टिंग प्लेट, देखिए ये हमारी हेडिंग है। और इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें एक चीज पर फोकस करना होगा, और वो क्या करना होगा फोकस? कि एल लेंथ का इसमें मुझे एक वायर लेना होगा। एल लेंथ का एक वायर लेना होगा, और जिसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट पर कंसीडर होगा। एक एल लेंथ का वायर लेना होगा, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप वायर बनाना होगा, उसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग प्लेट को पुट करना होगा। चलिए बनाते हैं। देखिए, ये एल लेंथ का एक वायर है, एल लेंथ का एक ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है एल। और इससे मुझे एक सिलेंड्रिकल शेप बनानी है वायर की। ये सिलेंड्रिकल शेप बना दी वायर की, ठीक है। इसके ऊपर एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट ड्रॉ की है। ये हमारी नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो गई। ये हमारी नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो गई, और इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है। चलिए, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है। ये सिलेंड्रिकल वायर शेप का जो वायर है, ये इसका A1 सरफेस है, और ये इसका A2 सरफेस है। अब एक बात बताइए, सरफेस A1 से, सरफेस A1 से जो हमारी सरफेस की डायरेक्शन है, देखना, ये सिलेंड्रिकल शेप का जो हमारा वायर है, और इसके ऊपर जो हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट को ड्रॉ किया है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान देना होगा कि जो सरफेस की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे हम। तो देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है, इसके परपेंडिकुलर, इस वायर के परपेंडिकुलर नॉन कंडक्टिंग प्लेट रखी है।
तो ये बात बताइए कि जो सरफेस है, इस सरफेस की डायरेक्शन एन कैप, जिसको बोलते हैं नल यूनिट वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये सरफेस की डायरेक्शन है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? देखिए, नॉन कंडक्टिंग प्लेट इस सिलेंड्रिकल शेप के वायर के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके इस सीट के, इस नॉन कंडक्टिंग सीट के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इसका परपेंडिकुलर कहां बनेगा? इसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन सरफेस की डायरेक्शन होगी। तो देखना, ये सरफेस की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऐसे रखी है परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल शेप पर, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, आउटवर्ड होगी। तो आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, तो रेडियली आउटवर्ड ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखिए, जब सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ एक एंगल फाइंड होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब चलते हैं A2 सरफेस पर। जब हम A2 सरफेस पर चलते हैं तो देखना, यहां भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है कि जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है वो सिलेंड्रिकल शेप के वायर के कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो सरफेस की डायरेक्शन के, ये सरफेस की डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेम। तो देन थीटा इज इक्वल टू, यहां भी 0 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू यहां भी 0 होगी। अब चलते हैं, इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट पर एक सरफेस और ड्रॉ किया है और इसका नाम दिया है हमने A3 सरफेस। A3 सरफेस है। तो एक बात बताइए, ये सिलेंड्रिकल शेप है और हमारा सरफेस चेंज हो गया है। पहले हमारा सरफेस इधर डायरेक्शन में था, इधर इधर डायरेक्शन में था। अब हमारा सरफेस, जो हमारी नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, उसकी डायरेक्शन में है, यानी कि सरफेस भी परपेंडिकुलर है और जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट की डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि सरफेस मेरा ऐसा है, तो सरफेस की डायरेक्शन तो मेरी ये हो गई एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इस सीट का जो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर इसी सरफेस की डायरेक्शन में नहीं ले सकते, किस लिए? क्योंकि ये ऑलरेडी जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ये परपेंडिकुलर शेप में है, इसका परपेंडिकुलर इधर डायरेक्शन में होगा, इधर डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ये होगी। तो यहाँ क्या बनेगा? ये सरफेस की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ एक एंगल फाइंड हो रहा है जिसको बोलते हैं थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री वैल्यू होगी। तो चलिए, अकॉर्डिंग्स टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, अकॉर्डिंग्स टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या है गॉस लॉ? कि इंटीग्रेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देते हैं ए सरफेस, E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने माना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि देखना, मुझे इसमें एक चीज की वैल्यू नजर आ रही है। ये जो सरफेस है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट रखी है एक सिलेंड्रिकल शेप के वायर पर, जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट रखी है, तो मुझे इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट की चार्ज डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी होती क्या है, मैं आपको बता दूं, किससे डिनोमिनेट करते हैं हम चार्ज डेंसिटी को? चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोमिनेट करते हैं किससे? सिग्मा से, या इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा बोल देते हैं। चलिए, तो ये क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता? सिग्मा इज इक्वल टू होता चार्ज अपॉन लेंथ, और यहां से ये क्यू है, यहां से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो Q इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी L नहीं, A मान लेते हैं, A क्या है, सरफेस है, तो ये A आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A, ये चार्ज डेंसिटी है मेरे पास, ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी है। हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी गॉस थ्योरम ये है। अब मुझे सरफेस A1 के लिए फाइंड करना है ये। तो सरफेस A1 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस A1 रखते हैं हम यहाँ, E इंटू डी एस, ठीक है, E इंटू डी एस प्लस सरफेस A2 के लिए E इंटू डी एस प्लस सरफेस A3 के लिए E इंटू डी एस इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दे रखा है। तो चलिए, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि रैंडमली मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि जहां ये डॉट का साइन लगाते हैं हम, ये जो डॉट का, जब दो कंपोनेंट्स के बीच हम डॉट का साइन लगाते हैं, जैसे कि E इंटू डी एस, ये बीच में इंटू का सब साइन लगा है, ये कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स के बीच में है। जब हम इस साइन को हटाते हैं तो एक वैल्यू पुट करते हैं हम थीटा, यानी कि cos थीटा वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये सीधा लिखेंगे हम ई डी एस cos थीटा, ये लिखेंगे हम। तो इतनी बात समझ में आई। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में मैं यही करने वाला हूं। तो चलिए, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस A1 के लिए ई डी एस cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ A2 सरफेस, क्या आएगा, ई डी एस cos थीटा प्लस सरफेस A3 ई डी एस cos थीटा इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सरफेस A1 पर आपको जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखी है हमारी 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री रखे। इंटीग्रेशन ऑफ A1 सरफेस के लिए ई डी एस cos 0 प्लस A2 सरफेस पर जो एंगल थीटा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, ये भी 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा ई डी एस cos 0। सरफेस A3 पर जो एंगल है, यानी कि थीटा की वैल्यू है, वो कितनी दे रखी है, 90 डिग्री, कितनी दे रखी है, 90 डिग्री, तो ई डी एस cos 90 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, आपको अच्छे से पता है, थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैथ वालों को अच्छा पता होता है। देखिए क्या होता है कि जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, इसमें प्रॉब्लम होती है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो cos 0 की वैल्यू होती है वो बच्चों 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। और यहाँ cos 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ cos 90 की वैल्यू होगी हमारी 0। तो आपको पता है कि जिसकी वैल्यू 0 है तो वो तो पूरा पोर्शन 0 ही हो जाता है, तो इसको एकदम काट भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0, और जब 0 cos 90 की जगह पुट करेंगे तो ये ईडीएस जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचा है, जब हम cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो आगे ऑप्शन बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ A1 EDS, ये बचेगा सरफेस, प्लस ए सरफेस A2 EDS, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 है, तो इस cos के पोर्शन की जगह हम 1 रखेंगे, यहाँ भी हम 1 रखेंगे। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी हम टर्म्स में करते हैं तो वो ही डिजिट आती है जो जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए, तो आगे प्रोसेस इसको बढ़ाते हैं। तो आगे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस A1 के लिए क्या आ जाएगा, EDS बचेगा ये, प्लस सरफेस A2 के लिए क्या बचेगा, इसके लिए भी EDS बचेगा, और आगे हमारा क्या चल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि क्यों जो चार्ज है हमारा, इसको हम पॉजिटिव यानी कैपिटल भी मान सकते हैं, और इसको हम स्मॉल भी मान सकते हैं। चार्ज ही होता है, नो इफेक्ट
तो जो कैपिटल चार्ज है मेरा, कैपिटल है, ये स्मॉल के कैसा है, इक्वल है। तो सीधी सी बात है कि स्मॉल क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू चार्ज के मैं इक्वल मान ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें जो डेंसिटी है वो कैपिटल क्यू में ही फाइंड करी है। तो इसमें क्या है कि ईडीएस है, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो हमारा क्या बचेगा, ये ई, अंदर बचेगा डीएस, A1 सरफेस का डीएस सरफेस, प्लस इसका भी ई बाहर निकाल लीजिए, ये बचेगा A2 सरफेस का ds इजिकल्स टू, यहां मैं कैपिटल क्यू चार्ज पुट कर रहा हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो ds है ये क्या है, स्मॉल सरफेस है, एक छोटा सरफेस है, और ये किसका है, एक सिलेंड्रिकल शेप का, जिसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग प्लेट ड्रॉ की हुई है। तो मुझे पता है कि ये जो ds स्मॉल सरफेस है ये किसके इक्वल होगा, सरफेस के टोटल एरिया के इक्वल होगा, और वो एरिया क्या है, a है। तो कहने का मीन्स है कि इंटीग्रेशन ऑफ A1 सरफेस इनटू ds की जगह में क्या पुट करूंगा, a पुट करूंगा, ठीक है। एज इट इज सेम, इंटीग्रेशन ऑफ A2 इनटू ds सरफेस की जगह में क्या करूंगा, इसकी जगह भी मैं a पुट करूंगा। तो चलिए e इंटू a प्लस अगले वाले का e इंटू a इजिकल्स टू हमारा क्या चल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चल रहा है हमारा, ये हमारा चल रहा है। अब आगे हमें क्या करना है कि ई ए और ई ए आप अच्छे से जानते हैं, 2EA ये हो गया, और ये किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। अब हमने पता है कि जो चार्ज है क्यू, वो क्यू इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा ए, जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं इसको। तो ये किस क्या आएगा इसके इक्वल, 2EA इजिकल्स टू, क्यू की जगह क्या पुट करना है, सिग्मा ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहां दे सकते हैं एरिया से एरिया कैंसिल, ठीक है। आगे क्या बचा, 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे E को यही छोड़ना होगा, E के साथ जो मेरा टर्म्स है उसको डिवाइडेशन में पहुंचाना होगा, डिवाइड में पहुंचाना होगा। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ही मुझे क्या करके लेके आना था, फाइंड करके लेने आना था, और ये ही मेरा आंसर है, ये ही मेरा आंसर है, यही फाइंड करना था। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी का कैसी होती है, इक्वल होती है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो, ये डेरिवेशन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी आशा है कि बच्चे लगातार आप मेहनत करते रहें, और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक डेरिवेशन को अच्छे से क्लियर करके प्रोवाइड करा रहा हूं। आज की वीडियो में इतना ही है, थैंक यू। थैंक यू।